हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एकलव्य ऑफिशियल। देखिए स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पे क्लास 11 12 बीएससी एमएससी फिजिक्स की टॉपिक्स की सुपर इजीएस्ट एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास 12 चैप्टर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का सुपर कंडक्टिविटी। देखिए, किसी भी मटेरियल में अगर चार्ज कैरियर्स आसानी से फ्लो हो रहे हैं तो उसकी कंडक्टिविटी बहुत ही अच्छी होती है। और अगर किसी मटेरियल में चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने में कहीं ना कहीं रुकावट अगर उत्पन्न हो रही है, यानी रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है, तो उसकी कंडक्टिविटी उससे थोड़ी कम होती है। तो अगर हम किसी भी कंडक्टर का, हम मान लेते हैं कोई कंडक्टर हमारे पास है, इसकी कंडक्टिविटी कब अच्छी होगी? जब इसका रेजिस्टेंस कम होगा, चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने में आसानी होगी, तो इसकी कंडक्टिविटी अच्छी होगी। अगर हम बात करें कि इसका अगर टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए, टेम्परेचर क्या किया जाए, इंक्रीज कर दिया जाए, तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। कैसे इंक्रीज होगा? अब मान लीजिए कोई हम पोटेंशियल इस पे अप्लाई कर रहे हैं, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, इसको हीट कर रहे हैं, तो इस पे जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी अधिक हो जाएगी, इसके पास एनर्जी अधिक जाएगी। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे इसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, तेजी से ये भागने लगेगा। जितना तेजी से भागेगा उतना और भी इलेक्ट्रॉन और एटम से टकराने लगेगा। तो जितनी ज्यादा इसकी स्पीड होगी, जितनी ज्यादा इसकी वेलोसिटी होगी, उतना ज्यादा ये टकराएगा। टकराने का मतलब रुकावट पैदा होगा, यानी रेजिस्टेंस उसका अधिक हो जाएगा। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जब टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। और अगर इसी का उल्टा भी पॉसिबल है, अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है ना। तो टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर रहा है तो उसका रेजिस्टेंस भी डिक्रीज होगा। अगर रेजिस्टेंस घट गया, घटने का मतलब ये हुआ रेजिस्टेंस कम हो गया, रुकावट कम हो गया, तो कंडक्टिविटी अच्छी हो गई, है ना। तो अगर यहीं पर अगर हम ग्राफ हम इस तरीके से प्लॉट करें, रेजिस्टेंस और टेम्परेचर के बीच अगर हम ऐसे ग्राफ प्लॉट करते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, रेजिस्टेंस डिक्रीज कर रहा है। एक पॉइंट पे जाने के बाद देखिए रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो कभी नहीं होता है, ऑलमोस्ट जीरो कह सकते हैं। कभी भी हम इक्वल टू जीरो रेजिस्टेंस को हम नहीं कहेंगे। तो हम ये मान लेते हैं कि लगभग ऑलमोस्ट जो रेजिस्टेंस है वो जीरो को टेंड कर रहा है, लगभग जो है ये जीरो के इक्वल है ना। अब जब रेजिस्टेंस लगभग जीरो के इक्वल है, कभी हम ये नहीं कह सकते कि रेजिस्टेंस एकदम जीरो हो गया, रेजिस्टेंस इक्वल टू जीरो नहीं कहेंगे। तो ऑलमोस्ट जब रेजिस्टेंस जीरो होगा यानी रुकावट बहुत कम हो जाएगी, चार्ज कैरियर्स को फ्लो करने में आसानी बढ़ जाएगी, आसानी होने लगेगी। जैसे जैसे आप टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे रेजिस्टेंस कम होगा, कंडक्टिविटी और अच्छी होगी। कंडक्टिविटी अच्छी होने का मतलब कि जो चार्ज कैरियर्स हैं वो अच्छे से फ्लो हो पा रहे हैं, है ना। तो जितना कम रेजिस्टेंस होगा कंडक्टिविटी उतनी ही अच्छी होगी। और कम रेजिस्टेंस कब हो रहा है? जब टेम्परेचर हम डिक्रीज करते जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, जब टेम्परेचर आप डिक्रीज करते करते -196 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे जाते हैं, टेम्परेचर कम करते करते -196 डिग्री सेंटीग्रेड से जब आप नीचे जाते हैं तो वो जो कंडक्टर का फॉर्मेशन होता है उसको हम सुपर कंडक्टर्स कहते हैं, है ना। क्योंकि इस पर्टिकुलर टेम्परेचर के नीचे जैसे ही आप जाएंगे तो टेम्परेचर जैसे जैसे घटाते जाएंगे और ज्यादा घटा देंगे, 196 से भी ज्यादा घटाएंगे तो रेजिस्टेंस और कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस जितना कम होगा उतनी ही अच्छी कैरियर्स उसमें फ्लो करेगी, और जितनी अच्छी कैरियर्स उसमें फ्लो करेगी उतनी अच्छी उसकी कंडक्टिविटी उसकी होती है ना। तो इस टेम्परेचर के बियॉन्ड जब आप बिलो जाएंगे तो उस कंडक्टर को हम क्या बोलेंगे, सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं। आ रही बात समझ में? तो अब देखिए इसका कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं सुपर कंडक्टर्स को देखते हुए। हम एक एग्जांपल ले सकते हैं सुपर कंप्यूटर्स का। सुपर कंप्यूटर्स का एग्जांपल कैसे? देखिए, सुपर कंप्यूटर्स वो कंप्यूटर्स होते हैं जो ऑलरेडी बहुत बड़े बड़े सर्वर्स को हैंडल करते हैं, पूरे इंटरनेट को हैंडल किए होते हैं। तो इसके जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं, जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, उसमें जो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होते हैं ना, उसको लो टेम्परेचर्स पर रखा जाता है। जितना लो टेम्परेचर पर रखेंगे उसकी रेजिस्टेंस उतनी ही कम होगी, और जितना कम रेजिस्टेंस, जितना कम रुकावट, उतनी अच्छी जो इसमें करंट जो है उसमें फ्लो होगी।
तो टेम्परेचर जितना कम होगा रेजिस्टेंस उतना ही कम होगा, और रेजिस्टेंस जितना कम चार्ज कैरियर आसानी से फ्लो करेंगे, और चार्ज कैरियर जब फ्लो करेंगे तो उसमें क्या पैदा हो जाता है, करंट। तो उतनी ही अच्छी करंट फ्लो होगी उसमें, जितनी अच्छी करंट फ्लो होगी उतनी ही अच्छी जो है कंडक्टिविटी उतनी ही ज्यादा उसमें और बेहतरीन होती चली जाएगी, है ना। एक तो एग्जांपल हो गया आपका सुपर कंडक्टर्स का कि बिलो टेम्परेचर पर रखते हैं और अच्छे से अच्छी कंडक्टिविटी हमको देखने को मिलती है। दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं एमआरआई स्कैनर का। एमआरआई स्कैनर का तो देखिए एमआरआई स्कैनर आप लोग सुने ही होंगे। क्या होता है, ये हाई मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है और अपने ब्रेन को स्कैन करके बताता है कि क्या बीमारी है, क्या कष्ट क्या है किसी इंसान को, उसको मेडिकल फील्ड में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जब भी एमआरआई स्कैन करने के लिए कोई पेशेंट जाता है तो वो देखता है काफी वो जो जगह जो मशीन होती है काफी ठंडी जगह में रखी जाती है, टेम्परेचर एकदम इसका कम होता है। जितना कम टेम्परेचर रखेंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा, उतना ही अच्छा करंट बनेगा, और जितना अच्छा करंट बनेगा उतनी ही अच्छी मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। तो एमआरआई स्कैन जो होता है वो हाई मैग्नेटिक फील्ड के प्रिंसिपल पे काम करता है। तो हाई मैग्नेटिक फील्ड कब इसको अच्छा मिलेगा, कब मैग्नेटिक फील्ड इसकी अच्छी होगी, जितनी अच्छी करंट इसमें बनेगी। जितनी अच्छी करंट बनेगी इसका मतलब चार्ज कैरियर उतना ही अच्छे से फ्लो कर रहा है। तो यहां पर अगर हम देखें तो एमआरआई स्कैनर भी जो है टेम्परेचर लो रखा जाता है, जिससे रेजिस्टेंस लो होता है, जिससे करंट बहुत अच्छी बनती है। और करंट अगर अच्छी बन रही है, करंट अच्छी फ्लो कर रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी हाई बनेगा, हाई मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, जिसकी वजह से स्कैनिंग जो ब्रेन की स्कैनिंग है, जो पेशेंट जो जाएगा करवाने के लिए कि उसको ब्रेन में क्या दिक्कत है, या जो भी एमआरआई स्कैन जिस भी बॉडी पार्ट का वो कराए, बेसिकली ब्रेन का ही होता है, तो वो तुरंत आपका जो है डायग्नोज कर लेगा जो भी आपकी उसकी बीमारी होगी, है ना। तो ये आपका एग्जांपल्स हो गए किसके, सुपर कंडक्टिविटी के, सुपर कंडक्टर्स के। आगे चलते हैं। देखिए आगे जो है नॉन ओमिक डिवाइसेस के बारे में बात करेंगे कि नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या होती हैं, ओम्स लॉ के लिमिटेशंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं इसको रब कर देता हूं। तो देखिए स्टूडेंट्स, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ क्या है। सबसे पहले तो देखिए ओम्स लॉ क्या होता है, V प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट भी बढ़ती चली जाएगी। यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ है। प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो V इक्वल टू IR, यही हमारा ओम्स लॉ है। तो हम अगर देखें तो एक ग्राफ मैं प्लॉट करता हूं I और V के बीच में। तो जैसे जैसे आप वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे करंट आपको मिलती जाएगी, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट आपको मिलती जाएगी। लेकिन ये प्रिंसिपल हर जगह फॉलो नहीं होता है, ठीक है। कुछ डिवाइसेस में होगा जो ओम्स लॉ फॉलो करेगी, वो ओमिक डिवाइसेस होंगे। लेकिन हर मटेरियल, हर डिवाइस में ये फॉलो नहीं हो सकता। जैसे हो गया डायोड, हो गया थायरिस्टर, हो गया वैक्यूम ट्यूब्स हो गए, तो इसमें ये फॉलो नहीं करता है। क्यों नहीं करता है हम देखते हैं। देखिए जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे करंट बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये बात तो सबको समझ में आ रही है। लेकिन जब करंट वोल्टेज बढ़ा रहा है तो उसके साथ साथ वोल्टेज बढ़ाएंगे तो जो कंडक्टर में चार्ज कैरियर्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी और वो तेजी से भागने लगेगा। जब वो तेजी से भागेगा, उसकी स्पीड तेज हो जाएगी, तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एटम से टकराएगा, तो उसकी रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगी। अब रेजिस्टेंस बढ़ेगी तो करंट कैसे बढ़ेगा, पॉसिबल नहीं है। तो जैसे इस तरीके से देखिए कि अगर हमारे पास कोई कंडक्टर है, उसको हम किसी पोटेंशियल से हमने यहाँ पे अटैच कर दिया, तो यहाँ पे हमारे चार्ज कैरियर से इलेक्ट्रॉन है ना। अब जैसे जैसे आप वोल्टेज पोटेंशियल यहाँ बढ़ा रहे हैं, इसकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी और ये और तेजी से भागने लगेगा, और तेज इसकी स्पीड हो जाएगी। जितनी ज्यादा स्पीड इसकी होगी उतनी ही ज्यादा ये टकराना शुरू करेगा अदर एटम्स और चार्ज कैरियर्स से। टकराने का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, टकराने का मतलब क्या हुआ, टकराने का मतलब यहाँ पे हुआ कि रेजिस्टेंस इसका बढ़ जाएगा, रुकावट पैदा होगी। उसी रुकावट को तो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट फ्लो होने में प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि चार्ज कैरियर्स कायदे से फ्लो नहीं हो रहे होंगे। तो कहने का मतलब ये कि एक टाइम पर हम मान लेते हैं इसको हम V1 मान लेते हैं वोल्टेज। तो एक टाइम पे जाने के बाद इसमें करंट बढ़ना
बंद हो जाएगा, करंट हल्की हल्की यहाँ पे रुकने लगेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस जो होगा वो काफी ज्यादा बढ़ जाएगा, है ना। अगर और ज्यादा अगर आप इसको एनर्जी प्रदान करते हैं और ज्यादा पोटेंशियल इसको देते हैं, तो एक टाइम के बाद करंट इसकी डिक्रीज होने लगेगी, क्योंकि रेजिस्टेंस इतना ज्यादा बढ़ चुका रहेगा कि करंट घटने लगेगा। तो एक टाइम पे जाकर के मान लेते हैं V2 वोल्टेज पे जाकर के करंट इसकी जो है घटने लगेगी, इस तरीके से घटने लगेगा। तो ये जो रीजन हमारा बन रहा है ना, ये पूरा रीजन जो बन रहा है, ये वाला रीजन, इसको हम कहते हैं निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन। इसको निगेटिव रेजिस्टेंस रीजन कहा जाता है। क्यों? क्योंकि करंट लगातार जो है क्या हो रही है, डिक्रीज कर रही है। ठीक है, जैसे जैसे आपका रेजिस्टेंस आपका बढ़ता चला जाएगा, इसको रुकावट मिलती चली जाएगी, ये रुकता चला जाएगा, चार्ज करंट को फ्लो होने में प्रॉब्लम होगी, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो करंट को फ्लो होने में, जो इसमें करंट फ्लो हो रहा होगा उसमें प्रॉब्लम आएगी, है ना। तो अल्टीमेटली क्या होगा, करंट उसमें डिक्रीज करने लगेगा। आ रही बात समझ में? तो V1 वोल्टेज के बाद आप देख सकते हैं, वोल्टेज दे रहे हैं, करंट बढ़ा रहा है, वोल्टेज दे रहा है, करंट बढ़ा रहा है, वोल्टेज दे रहा है, करंट बढ़ रहा है। कहां तक? केवल V1 तक। तो V1 के बियॉन्ड जो भी हमने कर्व बनाए हुए हैं वो सब नॉन ओमिक डिवाइस के को करस्पॉन्ड करते हैं। तो जहां तक ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है वहां तक तो वो डिवाइस ओम्स लॉ को फॉलो करेगा, लेकिन V1 वोल्टेज के बियॉन्ड अगर आप देखिए तो ये सारे जो है, जो आपके कर्व दिखाई दे रहा है, वो नॉन ओमिक को बताएगा, है ना। अब जैसे इसके एग्जांपल नॉन ओमिक डिवाइसेस क्या हो सकते हैं, जैसे डायोड हो गया। अब डायोड क्या होता है कि I और V में जब भी हम ग्राफ प्लॉट करते हैं डायोड को लेकर के, ऑब्जर्वेशन लेते हैं, फिर उसमें डेटा कलेक्ट करते हैं, उसको रिजल्ट को एनालाइज करते समय हम देखते हैं ग्राफ को, तो क्या होता है कि अचानक अभी करंट नहीं बढ़ा है, अचानक वो बढ़ने लगता है। फिर अगर बैटरी को इन्वर्स कर दिए तो वहां पे करंट कुछ नहीं दिखाई देगा, फिर उसके बाद आपका जो है वोल्टेज के अलोंग अचानक जो है करंट डिक्रीज होने लगेगा। तो इस तरीके से कुछ कार्य करता है। तो यहां पे आप देख सकते हैं ये चीज जो नॉन ओमिक डिवाइसेस है। अब इसी तरीके से आप देख सकते हैं कि थायरिस्टर एक है, थायरिस्टर भी हमारे V और I में जब हम बनाते हैं तो थायरिस्टर का भी जो ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है V और I के बीच में। तो उसमें भी क्या है, वोल्टेज के हिसाब से क्या करंट उस तरीके से फ्लो कर रहा है क्या? नहीं। तो ये भी क्या है, थायरिस्टर भी नॉन ओमिक डिवाइसेस है, थायरिस्टर भी नॉन ओमिक डिवाइसेस है। उसी तरीके से वैक्यूम ट्यूब्स क्या होता है, जो पुराने जमाने में टीवीज आते थे ना, उसमें बड़े बड़े ट्यूब्स लगते थे, एक पे कैथोड होता था, एक पे एनोड होता था, हाँ, चार्ज के रेस उसमें से फ्लो करते थे। तो वैक्यूम ट्यूब्स भी जो है वो नॉन ओमिक डिवाइसेस है। ठीक है, तो उम्मीद करूंगा आज सभी बच्चों को आज की क्लास समझ में आई होगी। बेटा अगर आज की क्लास समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा फॉर नोट्स, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच।